15 सेंचुरी से पहले यूरोप का दुनिया के ऊपर कोई असर नहीं था, और इसी तरह और भी कल्चरली पॉलिटिकली यूरोप का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा दुनियावी पॉलिटिक्स के अंदर। इवन जो रोमन एम्पायर था यूरोप का, उसका दारोमदार भी या तो अफ्रीका पर हुआ करता था और या मिडिल ईस्ट पे। ये 15वीं सदी के बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से यूरोप के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स हुए, और उसी की वजह से यूरोप में डेवलपमेंट हुई। लेकिन फिर भी यूरोप एशिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा पीछे था। 15वीं सदी के बाद यूरोप ने अमेरिका और मिडिल ईस्ट के साथ साथ और रीजन्स पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और उसमें वो कामयाब भी हुए। इसी तरह यूरोप अमेरिका के अंदर आ गया और साथ वो मिडिल ईस्ट की तरफ भी आने लगे। लेकिन फिर भी उसी टाइम सेंट्रल एशिया और स्पेशली चाइना, उनकी इकोनॉमीज इतनी मजबूत थी कि यूरोप फिर भी उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। अब जो यूरोप का मकसद था किसी भी मुल्क को या रीजन को कॉलोनाइज करने का, तो उसी में वो एक्चुअल में एक्सट्रैक्शन करना चाहते थे रिसोर्सेज का। लेकिन वो जो प्रोसेस थी वो बिल्कुल स्लो थी। इसी वजह से उनकी डेवलपमेंट इतनी आसानी से नहीं हुई 1750 तक। अब जब हम अर्ली मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं तो उसी में बरीसगीर के अंदर जो मुगल एम्पायर था, इसी तरह पर्शियन एम्पायर और चाइना के अंदर किंग और मिंग डायनास्टीज जो थी, और अगर हम इसको एडिशनली इसमें एक और भी ऐड कर ले तो जो ऑटोमन एम्पायर था, इन्होंने अपने लैंड्स को एक्सपेंड करने की कोशिश की। और जब उन्होंने लैंड को एक्सपेंड करने की कोशिश की तो उसके बाद रिजल्ट ये आया कि यही लोग इकोनॉमी पर काबिज हो गए, और 1750 तक चाइना जो था वो एशिया के साथ मिलकर पूरी दुनिया के 80% इकोनॉमी को कंट्रोल करता था, जिसके मुकाबले में यूरोप कुछ भी नहीं था। और यूरोप को सिर्फ इसी चीज पे फोकस था उसी टाइम कि अब डार्क एजेस से निकल के हमने डेवलपमेंट करनी, और उसी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो कोशिशें की, और वो आए मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर, और इसी तरह ईस्टर्न यूरोप में जाके, तो उन्होंने वहीं से स्टार्ट लिया। लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगा इसको, और तकरीबन 1750 से बाद में जाके उन्होंने तरक्की की। तो ये एक अलग टॉपिक है कि यूरोप ने किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी पे अपना कब्जा जमाया। थैंक यू।